इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। Good afternoon to all the esteemed guests present here. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion of celebration of the 79th anniversary of Quit India movement. On this day, I request our principal, Ma'am Anupama Grover, ma'am, to welcome Madam Ujjwala Tiwari ji. Welcome, ma'am. Welcome to this occasion. Now I request Neetu Gupta, ma'am, to welcome Ms. Madhu Srivastava. Welcome, ma'am. Welcome. Now I would call Madhu ma'am to please welcome our respected Honorable Sir S.D. Sharma ji on today's occasion. Welcome, sir. To begin today's program, I would like to invite Madam Ujjwala Tiwari ji on the dais. महानिदेशक प्रवीण एरन जी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट व जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट की योग्य युवा सदस्य चांदनी अरोड़ा जी, मधु रोबरा जी और युवा अध्यापक गण, यहाँ के स्टाफ के सदस्यगण, JNNYC की ट्रस्ट की युवा सदस्य सुश्री मोनिका जैन व अन्य उपस्थित बंधुजन, ट्रस्ट के युवा सदस्य श्री राजीव कुमार जी और हमारी आज की प्रमुख वक्ता जिनको हमने आमंत्रित किया है, मधु श्रीवास्तव जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस युवा केंद्र में हर वर्ष 9 अगस्त 1942 के दिन आरंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को श्रद्धा से याद किया जाता है और कभी हम इसको युवा दिवस के रूप में भी और क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। अहिंसा और सत्य के मानवीय अस्त्रों से अमानवीय तत्वों को परास्त किया गया और सारे विश्व को दिखा दिया, भारत ने दिखा दिया कि अंत में सत्य और अहिंसा की ही विजय होती है। देश की आज़ादी के लिए किए गए लंबे संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हर युवा को याद रखना चाहिए कि कठिन संघर्ष और अनेकों बलिदान से हमें देश की आज़ादी अर्जित की और हमें अपनी आज़ादी को कभी भी व्यर्थ नहीं होने देना है और उसकी सजग होकर हमेशा आज़ादी की रक्षा करनी होगी।
इस युवा केंद्र के लिए यह भी एक गौरव का विषय है कि इसके संस्थापक व आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और किशोरावस्था में ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। युवा केंद्र के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंकर दत्त शर्मा जी का भारत छोड़ो आंदोलन इस विषय पर वे ये भी प्रकाश डालेंगे। देश की आज़ादी के संघर्ष के इतिहास को शंकर दत्त जी ने गहराई के साथ पढ़ा है और यदि आपको आज़ादी के मूवमेंट के विषय में जानना हो तो एक संध्या बिता लीजिए शंकर दत्त शर्मा जी के साथ और आपको आज़ादी के संघर्ष के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी और आपको ये प्रेरणा भी मिलेगी कि हम भी ज़रा इसको अच्छी तरह से पढ़ें और देखें और मनन करें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। Thank you, ma'am. Your words have made us relive this Quit India movement. अब मैं आज के ओकेजन की चीफ गेस्ट मधु श्रीवास्तव जी को डाइस पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि वे इस कुछ शब्द कहें। परम आदरणीय दीदी डॉक्टर उज्ज्वला तिवारी जी, संस्था के ट्रेजरर ट्रस्टी माननीय शंकर दत्त शर्मा जी, श्री राजीव भाई, विद्वान भाइयों एवं विदुषी बहनों, आप सब इतनी काबिल हैं, आप देश के इतिहास से वाकिफ हैं। आज का जो दिन है सही मायने में उन तमाम मार्टायर्स, हीरोज जिन्होंने अपनी जवानी, अपना परिवार कुछ भी नहीं देखा और गांधी जी के आह्वान पर पूरी ताकत से अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अंग्रेजों को भी पूरा 1 बरस लगा इस आंदोलन को कुचलने के लिए। करीबन 2646 लोग इसमें पकड़े गए थे, जिसमें 2146 सरदार थे और करीबन 127 लोगों को फांसी हुई थी। अब ये क्रांतियां और आंदोलन तो एक लंबे अरसे से चलते रहे, लेकिन एक तरह से ये आखिरी आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत में कील ठोकी, क्योंकि बंगाल, कलकत्ता, ग्रामीण बंगाल, कलकत्ता, बिहार और जो संयुक्त प्रांत पंजाब था, ये सब इसमें कूद पड़े। गांधी जी वैसे तो हमेशा अहिंसा के पथ पर चले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे सपोर्ट मांगी दूसरे विश्व युद्ध के लिए कि भारतीयों का साथ मिलना चाहिए और ये प्रॉमिस किया कि अगर साथ मिलेगा तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो जब गांधी जी ने देखा कि ये तो अपने वादे से मुकर रहे हैं, तो अंत में उनको कहना पड़ा कि डू एंड डाई। बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो ये कहा कि मरो नहीं मारो। तो ऐसा वक्त आता है जब आज़ादी की बात होती है, जब स्वतंत्रता की बात होती है, तो कुछ आगे बढ़ के भी काम करना पड़ता है और जो उन्होंने किया। तो क्विट इंडिया जो मूवमेंट था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत हो गया, और ये नारा एक मुस्लिम भाई जिन्हें यूसुफ मेहरवली कहते हैं, यानी वो मेहर अली रहे होंगे, मेहराली कहते हैं उन्हें, उन्होंने दिया था। यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, हालांकि ये तथ्य हमें माननीय शंकर जी से ही मिला है, क्योंकि वो स्वयं बहुत विद्वान है। जो दीदी ने कहा है उसमें पूरी सत्यता है कि अगर कुछ भी जानना है गांधी दर्शन, गांधी फिलॉसफी और एक हमारा जो पूरा इतिहास है, तो उसके लिए उनसे ज्यादा मनीषी कोई नहीं इस वक्त यहाँ पर। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में कैसे विद्वान कहें उनको, उससे भी ऊपर वो खुद ही फिलॉसफर है। मैं तो उनकी बहुत सारे विचारों की कायल हूँ और सुनना चाहती हूँ।
बल्कि मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि कभी आप स्कूल में, अपने कॉलेज में, जो भी संस्था आपके पास बच्चे हैं, कभी इनका कुछ स्पेशल संस्मरणों पे इनका एक लेक्चर आप वहाँ कराएं, क्योंकि अब ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको इतनी नॉलेज वो मिलेंगे नहीं। तो बात हम लोग 9 अगस्त की कर रहे थे, तो 9 अगस्त जो है डू एंड डाई हो गया, करो या मरो, कैसे भी हमें अपनी आज़ादी चाहिए। अगर हम आज के संदर्भ में इस चीज़ को लें तो हमें आज भी बहुत सारी चीज़ें क्विट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पूरा समाज इस समय बहुत ही खराब हालत से गुजर रहा है, जिसमें कोई महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, समाज में कोई आपस में स्नेह और प्रेम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आज़ादी में जहाँ पारसियों ने, मुस्लिम भाइयों ने और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने इसमें भाग लिया, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने भी लाठियां खाई हैं, वो भी जेलों में रही हैं। और जैसा कि दीदी ने बताया, पंडित जिस संस्था में बैठे, इसके संस्थापक स्वयं ही फ्रीडम फाइटर थे, और वो भी एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। हम तो उन्हें एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एक एक व्यक्ति का नाम उन्हें याद रहता था, चाहे कितने समय के बाद भी आप मिलें। तो ऐसे मेधा, ऊंची मेधा वाले व्यक्ति अब कहाँ मिलते हैं। तो वो सब आज उनका हम मनन करें, उन्हें श्रद्धा वनत हुए कि उनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और ये हमारी विदुषी बहनों का समाज को, परिवार को बनाने का सारा जो भार है वो बहनों पे है। ये पहले भी सत्य था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन नेट ने और बाहरी जो ताकतें, उन्होंने हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर दिया है। अब संस्कार कैसे बचे, ये बहनों को देखना है कि वो बचपन से ही बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेले छोड़ के न जाए। उनको वो वृद्धाश्रम में छोड़ते उनके दिल में दर्द हो कि मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, देखिए घर घर में हो रहा है ये आज। तो बहुत सारी चीज़ें क्विट करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को कुछ भी सिखाना नहीं चाहती, समझाना नहीं चाहती। मेरे स्वयं के विचार हैं कि संस्कार केवल नारी दे सकती है, माँ दे सकती है। इस देश की नारियाँ जो हमेशा ऊंचे स्थान पर रही। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा इतिहास का एक प्रसंग बताऊंगी। आदमियों को तो मोह हो जाता है, औरतें त्याग करने में औरतों का कोई सानी नहीं है। रानी हांडी ने कहा कि बार बार मेरी तरफ देखेंगे, इतनी खूबसूरत थी, युद्ध पे जा रहे थे, अपनी गर्दन काट के दे दी, जाओ पीछे कुछ नहीं, आगे लड़के आना, या तो जीतना या तो मरो या मार के आओ। तो ये जो वीरता है, ये जो पराक्रम है, ये जो शौर्य है, ये देश की नारियों में है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए। और हमारी शक्ति की प्रतीक हमारी दीदी स्वयं है। ये स्वयं दुर्गा के रूप में यहाँ उपस्थित है, हमेशा संघर्षशील रही है। बेटी भी है इतने बड़े बाप की, इसके बावजूद भी कितनी विनम्र है और कितनी शक्तिशाली है। तो हमें प्रेरणा के लिए कहीं दूर नहीं जाना, हमारे पास ही जगदम्बा है, हमारे पास ही माँ है। हम इनसे भी सीख सकते हैं कि संघर्ष कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो बहनों, आप सब बहुत विदुषी बहनें हैं, मुझे मालूम है। और ऐसे कार्यक्रम, इस संस्था का सबसे बड़ा गौरव और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि समय समय पे हम सब लोग यहाँ मिलते रहते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट जो ओकेजन्स हैं, जो हमारे याद करने योग्य जो प्रसंग हैं, उन सब पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। और अपनी जो विरासत है, जो हमें आगे संजो के रखनी है, हम रखेंगे तो हमारे बच्चों तक जाएगी। तो उस कार्यक्रम में हमेशा दीदी आगे रहती हैं, माननीय शर्मा जी हमेशा आगे रहते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं राजीव भाई, ये छिपे हुए हैं, ये हनुमान जी हैं, ये सब चीज़ों को आगे ले जाने वाले हैं। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो शब्द कह के अपने प्रवचन को समाप्त करूंगी कि जो 9 अगस्त था, उसमें जो देश के युवा थे ना, उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि हमें हमारा
हमारी जान जाएगी, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई, भयभीत हो गई, उनको पता लग गया कि हमें जाना ही पड़ेगा। इतना मतलब कि करीबन 10,000 लोग मरे हैं ओवरऑल। इतनी बड़ी कैजुअलिटी कभी नहीं हुई। ये भी एक हिस्ट्री है इसकी। और ये भी इतिहास है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसके 17 साल के बाद ये हुआ था। तो गांधी जी का ऑरा इतना बड़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनसे डरती थी। जब 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई के मैदान में, जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा गया, उसमें जब उन्होंने अधिवेशन में सब प्रस्ताव पास किया तो सारे अंग्रेज डर गए और सवेरे ही 9 को उन्होंने सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया। जो जहां था, पटना में थे पटना में कर लिया, सरोजनी नायडू को यरवदा पुणे जेल में, अहमदनगर जेल में, जो जहां था वहां सबको बंद कर लिया। गांधी जी को तो 1944 में छोड़ा गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्ति के कगार पर था। तो एक लंबा इतिहास है। हमें आजादी ऐसे नहीं मिली है, खून के बल पे ही मिली है और समय समय पे अनेक लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताश्री ने भी और मेरे चाचा जी ने भी पूरा इसमें भाग लिया है। सबसे बड़ी चीज है कि जब किसी के घर का कोई व्यक्ति किसी भी तरह के आंदोलन में, क्रांति में, लड़ाई में, संघर्ष में शामिल होता है तो सबसे ज्यादा उसके घर के लोग सफर करते हैं। उसकी बीवी, बच्चे, माता पिता सब सफर करते हैं। वो भी बराबर के दुख और कष्ट के भागीदार होते हैं। मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया बाद में हमें वो सब सहना पड़ा, इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ। लेकिन मैं उनके वो कायर होके बैठ जाते, इसको हम कभी पसंद नहीं करते। हमने सहा, हमें गौरव है कि हमने देश की आज़ादी में हमारे परिवार का थोड़ा सा योगदान दिया। और ये देखिए आप कि जितने लोग गए वो किस उम्र के थे। खुदीराम बोस 16 साल, भगत सिंह 23 साल। क्या उम्र होती है 16 साल, 23 साल? कोई उम्र है उन्हें? आज के बच्चे ठीक से अपने बारे में बता भी नहीं सकते। तो ऐसी उम्र में जज्बा था देश को आजाद कराने का। आजादी मिल गई है, लेकिन मैं मधु श्रीवास्तव पर्सनली तौर पर मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी कुरीतियां हैं हमारे समाज में जिनसे मुक्त होना बाकी है। उसमें जात पात भी सबसे बड़ा है, जिससे हम लोग दूर होते हैं एक दूसरे से। हमारे समाज में इतनी टूटन है, हम किसी भी चीज़ पे स्टिक नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा है, गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है। अब आज का मुद्दा नहीं है वो बात करने का, फिर भी मैं कहती हूँ कि हर आदमी ये क्यों सोचता है सरकारी नौकरी मिले। 7-8 लाख आदमी हर साल पढ़ जाते हैं, तो फिर कैसे सबको नौकरी मिलेगी? बेरोजगारी का एक मुख्य कारण वो भी है। तो आप लोग चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विचारवान हैं, इस पे सोचिए और समाज को आप लोग गाइड करिए, शिक्षित करिए कि वो केवल सरकारी नौकरी के लिए जान नहीं दें। अगर आप पीएचडी करके बाथरूम साफ कर रहे हैं तो फिर क्या पीएचडी का औचित्य है, बताइए। मुझे एक सज्जन मिले, ठीक लग रहे थे, मैंने पूछा कि आप, बोले जी मैं पीएचडी किया है, मैंने कोई काम नहीं, बाथरूम धो रहा हूँ। आंखों में आंसू आ गए, दिल नम हो गया। ऐसी एजुकेशन से क्या फायदा जो आपको रोजगार नहीं दे रहा है? क्यों नहीं आप कुछ वैकल्पिक और इसके ऊपर नई चीजें सामने लाए जो आज की जरूरत है। तो 9 अगस्त का सेलिब्रेशन करते हुए दीदी का बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन कि हमारे बीच में है हमें गाइड करने के लिए और पुराने इतिहास को, गांधी दर्शन को, जो कांग्रेस की एक विचारधारा थी, जो आजादी की एक विचारधारा थी, जिसपे हम लोग पैटर्न लेके चले और बीच बीच में उसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा, पारसियों का भी सहयोग रहा। फॉरेन में जो लोग बच्चे पढ़ने जाते थे उनको सहायता करते थे, एक सहयोग की प्रवृत्ति हमेशा रही। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नए बच्चों को बताना है। इतिहास होता है गौरव करने के लिए। गौरव की भावना कब आएगी? जब हम उसकी चर्चा करेंगे, जब हम बच्चों को बताएंगे। और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि सारे बच्चे पॉर्न देख रहे हैं, उनके पास कुछ और है ही नहीं।
तो आप सब चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में विदुषी हैं, क्रिएटिव हैं, आप कुछ ऐसा नया लिटरेचर सोशल मीडिया पर डालिए कि ज़्यादा रोचक हो, ज़्यादा आकर्षक हो, ज़्यादा प्रेरणादायी हो। इन चीज़ों से कैसे हम अपनी नई क्रॉप को, नई जनरेशन को कैसे बचाएं बुराइयों से। पूरी जो यहाँ से फॉरेन बच्चे जा रहे हैं, वहाँ जाके नशे पड़ जाते हैं, सड़कों पर पड़े हैं। विदेश जाकर जो 15 लाख रुपए देके, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए देके फॉरेन में एंट्री करते हैं, वहाँ जाके नशे में डूब जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से उनका अट्रैक्शन उधर होता है? वो वैक्यूम क्या है? क्या वो भावनात्मक वैक्यूम है? क्या मोटिवेशनल वैक्यूम है? क्या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या उन्हें पूरा लाड़ प्यार नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? Why they are going that way? ये आपके सामने कई इश्यूज हैं। जब आप सोचेंगी और सम्मिलित कलेक्टिवली इस पर विचार बनाएंगी तो शुरुआत कहीं से हो सकती है। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय है, युवा है, और एक ऐसा सेंटर है जिसमें आप अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रचारित कर सकती हैं, प्रसारित कर सकती हैं, वर्कशॉप कर सकती हैं। चर्चा विचार विमर्श के लिए हम लोग सब कभी भी मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Now I would like to invite Honorable Intellectual S.D. Sharma ji, Trustee and Treasurer JNNYC, to share his thoughts on this auspicious day. Sir. आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला तिवारी जी, यहाँ पर आए हुए हमारे भाई बहन, इंटेलेक्चुअल क्लास के हमारे महिला टीचर्स और अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध एवं हमारे साथीगण, मैं देख रहा हूँ आज हमारे कार्यक्रम में महिलाओं का ज़्यादा भागीदारी ज़्यादा है। वो अच्छा ही है, जिस समाज में महिलाएं आगे होती हैं तो समाज हमेशा पनपता है, बढ़ता है, क्योंकि दे आर द टॉर्च, जिसे कहते हैं मशाल को बढ़ाने वाली हैं। और हमारे युवा केंद्र का जो लोगो है वो भी मशाल ही है। तो आपके हाथ में मशाल रहेगी तो समाज अच्छा ही होगा, ये अपेक्षा होती है और ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो डॉक्टर उज्ज्वला जी के बारे में तो मधु जी ने काफ़ी कुछ कह दिया है। मेरा तो उनसे पिछले लगभग आप समझ लीजिए 45-50 साल का संबंध रहा है, जब तिवारी जी के साथ हम भी उनसे एसोसिएट हुए। तो इतने बड़े परिवार से और स्ट्रगल में रही हैं, उनके पिता इतने उस जमाने में आर्य समाज के प्रवर्तक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फ्रीडम मूवमेंट और वो रहे, और अपने आइडियोलॉजी को कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जो उस जमात के थे जो समाज में देने आए थे, ना कि लेने आए थे यहाँ से, वो उस पीढ़ी के लोग थे। तो उनका जीवन भी बड़ा स्ट्रगल और उसमें सिंपलिसिटी में रहा। और जब हम देखते हैं तो दुनिया तो कहाँ से ऐसे व्यक्तित्वों के साथ या उनके साथ रहने वाली या उनकी परिवार के सदस्य, तो आजकल हम लोग हर चीज़ की तुलना जो है धन और उससे करते हुए कितने पैलेस हैं इनके, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इन्होंने वो बढ़ा रखा है, तो वो पहचान हो गई है। समाज में कैपिटलिस्टिक तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है आज दुनिया में, तो यही आदमी की पहचान हो गई है। और संस्कारों की ओर ज़्यादा लोगों का विशेष वो नहीं रह गया है। तो आप लोग हैं तो लगता है कि बच्चे इन संस्कारों को ग्रहण करेंगे। धन आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है कि धन ज्ञान के ऊपर छा जाए। तो अल्टीमेटली ज्ञान ही, उस धन को बचाने वाला भी ज्ञान ही होता है। धन से आप ज्ञान नहीं बचा सकते और संस्कारों को ढक नहीं सकते। तो ऐसा उनका जीवन का वो रहा है यात्रा, और अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं और सबको प्रेरणा देती हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है उनके वो बीच में रहती है तो शक्ति हमें भी मिलती है, क्योंकि अपने से ऊपर वाले को देखो तो कोई हद नहीं है
अपने साथ और जिसने कष्ट सहे हैं उनके साथ आप रहते हो तो लगता है कि हमने तो कुछ सहा ही नहीं है। ये एक ताकत मिलती है कि जब उन्होंने इतना सहा है तो हमें भी कुछ सहने की आदत होनी चाहिए। आज लोगों में टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, थोड़ा सी बात की रिएक्शन। तो गांधी और ये दर्शन जो है मूवमेंट, जब फ्रीडम मूवमेंट की बात करें कहूँ क्योंकि समय कम है और मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ और आपने मुझे इंटेलेक्चुअल बना दिया। मेरे जैसा आदमी इंटेलेक्चुअल कैसे हो सकता है? तो मैं तो खाली एक विद्यार्थी के रूप में ही अपने आप को मानता हूँ और थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है। देखिए, ज्ञान का एक महासागर है। कोई भी क्षेत्र आप समझते हैं, महासागर की एक बूंद हमारे पास हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हम ये हो गए हैं, वो हो गए। ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ शेष है। जिस जगह पे उस काल में हम थे, जीवित नहीं थे, ना हमने अपनी आंखों से देखा, ना हमने सुना। हम तो पुस्तकों से और जो दुनिया भर में लिटरेचर भरा पड़ा है उसमें से पढ़ाते रहते हैं और फिर अपने मनन से उसको करते हैं कि कौन सा सही है। कई दफे क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति की जब जो चला जाता है तो उसको ग्लोरीफाई ज़्यादा कर दिया जाता है। इसमें से जो असली सत्य है वो सम टाइम वो मिस हो जाता है, छुप जाता है। तो ये हमारी अपना मनन है जो हम कौन सा ठीक होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, ये भी देखना होगा। तो तभी हम एक उचित उसका अध्ययन और उसको हम समझ पाएंगे। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र पूरी करी थी, 1900 में प्रवेश किया था और खुदीराम बोस के बारे में कहा गया कि जिन्होंने मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा लगाया। खुदीराम बोस वॉज द फर्स्ट पर्सन। हालांकि सभी लोग वो थे, भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, किसका नाम बताएं, और ढींगरा जिन्होंने वहाँ लंदन में पढ़ रहे थे, ही वॉज ए स्टूडेंट। कितने घर के रिच होंगे वो ढींगरा साहब। तो उधम सिंह, दोनों ने वहाँ अंग्रेज उसको मारा था। कर्जन व्हील्स को उन्होंने गोली मारी थी, वहाँ उनको स्टूडेंट होंगे 20-22 साल के, तो वहाँ फांसी हो गई। तो ये जुनून में थे कि जिन्होंने देश के ऊपर अत्याचार किया तो उनके प्रति एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था फ्रीडम मूवमेंट के। गांधी तो 1915 में हिंदुस्तान में साउथ अफ्रीका से आए, लेकिन उससे पहले जो आज़ादी की अलग थी वो तो 1857 में पहली बार हुई, जिसके हीरो थे, जिसको लीड किया बहादुर शाह जफर ने, और जिसमें तात्या टोपे वहाँ से महाराष्ट्र से जो कानपुर में बसते थे वो आए। वही तात्या टोपे जिन्होंने लक्ष्मीबाई का वो साथ खेलते थे। हालांकि तात्या टोपे उनसे बहुत बड़े थे। 1928 में उनकी मृत्यु हुई थी लक्ष्मीबाई की, और 1932 में उनका ही हुई थी। उनको फांसी दे दी गई थी यहाँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जेल में, तात्या टोपे को जब अरेस्ट कर दिया था। तो उन्होंने लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उन्होंने किया था। तो इस प्रकार यंगेस्ट में हम देखें तो 18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, 26 साल, 24 साल, 23 साल यंग लड़के एक तरफ लिबरल या सॉफ्ट वाला मूवमेंट था कि हम अपना विरोध दूसरे तरीके से करें। गांधी के आने के बाद तो फिर सिविल डिसोबिडियंस और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये वाला क्रम शुरू हो गया। लेकिन उस पीरियड में जब बाल गंगाधर तिलक से लेके लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उस आज का एक्सट्रीमिस्ट नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट तो था जो मतलब बल प्रयोग से चाह रहे थे। दिन है जिस दिन आजादी की, जिसे कहते हैं अंतिम, जिसे कहा गया है कि करो या मरो, गांधी जी ने नारा दिया था। और अंग्रेजों भारत छोड़ो यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद 42 के बाद ये आज़ादी का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसमें आप सब लोगों का यहाँ पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि और प्रमुख वो है हमारे बीच में, हम सौभाग्यशाली हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बोर्ड के सदस्य, हमारे प्रेसिडेंट हैं
डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला तिवारी जी, पत्नी स्वर्गीय श्री नरेंद्र तिवारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, बाल्यावस्था से 15 साल की उम्र से और जेल में ही वो रहे, और जिनके पिता स्वर्गीय सुनामधन्य प्रोफेसर शेर सिंह जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और स्वयं वो रक्षा मंत्री यहाँ रहे और अनडिवाइडेड पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे आपके स्वर्गीय सुनामधन्य पिताजी प्रोफेसर शेर सिंह, आप उनकी पुत्री हैं। आज क्योंकि कोरोना काल में हमने काफ़ी लोगों को कोशिश करी लाने की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, लोग अभी भी डरे हुए हैं और होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा कार्यक्रम लगता है सब अच्छा चलेगा आगमन से। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को समझ पाएंगे जो भी यहाँ पे उद्बोधन होगा। और महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1866 में पैदा हुए थे, 3 साल बड़े थे। 1856 में बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे और 1920 में उनकी डेथ हुई और 1917 में गोखले जी की डेथ हुई। उससे पहले दादा भाई नारोजी 1825 में पैदा हुए। ही वॉज ए कॉटन ट्रेडर, पारसी, और बॉम्बे गुजराती को थे और गुजराती पारसियों का जोरोस्ट्रियन जिसे कहते हैं जो ईरान से आए थे माइग्रेट होकर के सूरत गुजरात से और यहीं के हो गए और बहुत बड़े धन वाले थे, टाटा से लेकर के सब उन्हीं के थे। दूसरी वाडिया और ये पेटिक फैमिली आप देखेंगे तो इनका अलग ही इतिहास है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने एक उनके फादर जोसेफ ह्यूम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे लिबरल पार्टी के, जिन्होंने एक्सपेंडिचर कमेटी वहां बनाई कि रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट की उसकी वेलफेयर पे खर्च होता है नहीं होता है, उस पर उन्होंने वो उस कमेटी के बड़े रिनाउंड हो रहे और अगेंस्ट द कैपिटलिज्म उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उनके बेटे थे जो कि इटावा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, ही वॉज ए इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी जो हमारे आज IAS है, वो पहले इससे पहले इंडियन सिविल सर्विस थी और उससे पहले इंपीरियल सिविल सर्विस कही जाती। तो उन्होंने कांग्रेस इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई, इसलिए बनाई कि जो जागरूकता हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिज का काम करे जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की डिमांड क्या है, क्योंकि ब्रिटेन एम्पायरशिप क्या कह रही थी कि हम हिंदुस्तान का भला कर रहे हैं, हम तो यहाँ रेलवे ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और यहाँ काम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे दिखाना थोड़ा सा है और शोकेसिंग ये कर रहे हैं और उसके बाद उसके बहाने यहाँ से सारी धन संपत्ति को ला रहे हैं। तो उसका विरोध किया दादा भाई नारोजी ने। ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन एंड पार्लियामेंट्री में 1892 में वहाँ के इलेक्शन जीते, वो उनका घर था वहाँ और इंडिया सोसाइटी उन्होंने वहाँ बनाई और उनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड एम्बेसडर थे वो हिंदुस्तान के, और जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, किताब भी लिखी उन्होंने, अखबार भी निकाला और पार्शियन उसकी रिफॉर्म्स, कम्युनिटी के रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने काम किया और इंडिया हाउस की स्थापना की जो जिसमें यहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ने जाते थे उनको वहाँ हेल्प करते थे। तो दैट वाज ही वाज दी 7 फाउंडर्स में थे दादा भाई नारोजी, ऑक्टेवियन, दिनशा भाई और फिरोज शाह मेहता। ये इन लोगों ने इसको वो किया था और पहला डिवीजन इसका जो स्टेब्लिश हुआ था वो पुणे में होना था, पूना को शिफ्ट करके फिर बॉम्बे में। उसमें 72 वो लोग आए थे मेंबर्स, जो फर्स्ट मेंबर्स बने इंडियन। उसको फिर बाद में सितंबर में तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई, फिर उसको कन्वर्ट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया और उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो थे वोमेश को वो, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते थे, उनका घर वहीं था, तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वोमेश बनर्जी को बनर्जी BONERGY
NERJEE, ये उसकी स्पेलिंग कभी पढ़ना आप लोग इंटरनेट से पढ़ने में। वॉमिश चंद्र बनर्जी, और सेकंड प्रेसिडेंट बने उसके दादा भाई नारोजी, वो 2 बार उसके प्रेसिडेंट रहे। फिर उसके बाद आगे रहे फिरोज शाह मेहता रहे, और भी लोग आए, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब वो रहे, अजमल खां, ये जो करोल बाग में जो खान रोड है वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। एनी बिसेंट रही, एनी बिसेंट कहाँ की थी, शी वॉज फ्रॉम द स्कॉटलैंड, और वहाँ से वो शिफ्ट हुई थी वहाँ, उन्होंने होम रूल का वहाँ ब्रिटेन में उसका होम रूल उन्हीं का वो था कंसेप्ट, जो थियोसॉफी सोसाइटी हेलेना ब्लावर्स्की थी जिन्होंने बनाई थी। मैं उसके बारे में गांधी के रेफरेंस जो बताऊंगा वो शी, तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स जो है ये भी थियोसॉफी सोसाइटी के मेंबर बने। 1878 में थियोसॉफी सोसाइटी वडियार मद्रास में स्थापित हुई। तो बात ये हुई थी कि दादा भाई नारोजी ने वहाँ बहुत इसका लॉबिंग की, और इंडियन सिविल सर्विस, उन्होंने कहा इंडियंस शुड बी एंटर्ड इन दी सिविल सर्विस ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विस में। ये दादा भाई नारोजी का उसको कन्विंस किया वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसके सबसे पहले मेंबर बने थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनका जन्म 1848 में हुआ, कलकत्ता का जिनको कहा था टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल। 1847 में एनी बेसेंट पैदा हुई थी, 1933 में उनकी डेथ हुई। तो इनकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी फर्स्ट ICS बने, लेकिन वो रिवोल्यूशनरी थे बहुत बड़े, और थोड़ा सा उनके एक्सट्रीमिस्ट वाले उस तरफ ज़्यादा था, गांधीयन फिलॉसफी से वो मतलब उन्होंने मूवमेंट में लिया, लेकिन वो फिर उनसे गांधी से उनकी डिफरेंस हो गई। ही लेफ्ट दी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, इंडियन लिबरल पार्टी। इंडियन लिबरल पार्टी का इतिहास ये रहा कि जब वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को उन्होंने अंग्रेज ने फेल कर दिया कि भी तुम ICS यू आर डिसक्वालीफाइड, क्योंकि इस बात पे वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, तो वो गए वहाँ लड़ने के लिए केस, तो बोले उनको तो हराना ही था, तो हार गए जब, तो फिर वो कुछ दिन वहाँ रहे इंग्लैंड में। तो वो वहाँ के जो एडमंड बर्क, आप नोट करते जाइए, एडमंड बर्क को कभी पढ़िए, वो 1726 में पैदा हुए थे, और 1793 में उनकी डेथ हुई थी। एडमंड बर्क वॉज द पार्लियामेंटेरियन ऑफ लिबरल पार्टी फ्रॉम ब्रिटेन, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए वहाँ लॉबिंग की। वो हिंदुस्तान से किसी को जानते नहीं थे। 1726 आप समझ लीजिए, मतलब तिवारी जी से 200 साल पहले पैदा हो गए, और दादा भाई नारोजी से 100 साल पहले पैदा हुए थे। उन्होंने अमेरिकन फ्रीडम के लिए भी लड़ा। उसने कहा दिस इज नॉट द वे कि हम गवर्न करें किसी कंट्री को, हम गुलाम बना लें और वहाँ के लोगों को हम वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ देम। उनकी वहाँ ब्रिटेन में बड़ी होगी रही, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। आखिर में उसको वो दिया। वहाँ क्या कितने आंदोलन हुए, 1774 वही का तो उसमें आजाद हुआ था, और उस समय नेपोलियन ने वहाँ कब्जा किया। कब्जा क्या बनता है, ही वॉन द वॉर, और वहाँ का जो उसको सिस्टम को पहले मिलिट्री रूल में आए, फिर वो उसकी मिलिट्री डिक्टेटर बने, फिर वहाँ की पब्लिक ने उन्हें डिक्टेटर और वहाँ का वो किंग बनाया, फ्रांस का नेपोलियन। और सबसे उससे कहते हैं कि गोल्डन पीरियड था पूरे यूरोप और वर्ल्ड में नेपोलियन ने लिबरल उसका नेपोलियन कोड बनाया। नेपोलियन कोड का मतलब ये है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के जो पहले वो अधिकार है वो नेपोलियन ने दिए। तो उसने साथ दिया किंग का। हमारे मैसूर की जो लड़ाई हुई, हैदर और दूसरा टीपू सुल्तान, और वो दूसरा उसको पढ़ने कौन गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहाँ से वापस आए तो उन्होंने कहा दी वर्क ऑफ द इंडियन,
तो फ्रीडम मूवमेंट का सिलसिला, उससे पहले आप देखें तो आर्य समाज जो पहले इसके जो जिन्होंने आर्य समाज बनाया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, मूल शंकर तिवारी उनका मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने छुआछूत के ऊपर, और जिनको ये कहा गया इंडिया फॉर इंडियंस, स्वराज का नारा सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी का दिया है, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा धर्मसिद्ध अधिकार है इस तरह से अपनाया, लेकिन जो पहला नारा है वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। हमारे समाज ने इन प्रथाओं को, जो थी को प्रथाएं कहा जा सकता है। अरे जो खाली बैठा है, काम भी करना है, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं, परिवार भी चलाना, आप लगे हो पूजा पाठ में सुबह से शाम को, पता लगा बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या पूजा है? उन्होंने सिंप्लीफाई किया और समाज में सुधार किया। इस बात का हवन करो जिससे वातावरण शुद्ध होता है और अपना आधे घंटे में फ्री हो जाए। हाँ, निराकार है ब्रह्म, उसी ओर गए जो हमारा वेदांत दर्शन है। ये इस तरह का, मतलब इनके साथ साथ जो मूवमेंट है, इसके साथ साथ जो हमारी प्रथाएं थी उनका भी वो हुआ। फिर हिंदू सभा बनी थी जब 1906 में अंग्रेज ने बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवीजन कर दिया, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और ये जो बांग्लादेश है इसके पार्टीशन कर दिए। तो उसमें मुस्लिम वाला पार्ट जो है वो डिवाइड करना चाहे थे, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने का तो सारा षड्यंत्र अंग्रेज का था। तो 1906 में जो है उन्होंने अपनी वो बना दी। जिन्ना कहाँ से पैदा हुए, उसी से मूवमेंट से हुए। फिर इन्होंने वो फिर बाद में 1912 में उसको बंद कर दिया, 1912 में तो उसको मर्ज किया, जिसके लिए उसमें बड़ा योगदान रहा उनका मुखर्जी, जो वहाँ के वेस्ट बंगाल के वाइस चांसलर रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी वो रहे नेहरू जी के साथ, इन्होंने जनसंघ की स्थापना की, तो उनका बड़ा योगदान था उसको। तो इस तरह से फ्रीडम मूवमेंट का जो सिलसिला, फिर अब मैं गांधी पे आता हूँ, तो गांधी के बिना फ्रीडम मूवमेंट ही पूरा है। मूवमेंट तो मैंने बताया नहीं कि आपका मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850-60 के बाद शुरू हो चुका था ऑलरेडी, और बड़े बड़े उसमें थे। बाल गंगाधर तिलक को तो एग्जाइल किया म्यांमार में 1893 या 1892-93 में, जब इसमें पूना में और नागपुर और बॉम्बे में ये प्लेग आया था, उसको भी कहते हैं चाइनीज प्लेग था वो। तो उसमें उन्होंने वो लिखा था, उनका अखबार निकलता था वहाँ से, उस अखबार ने अंग्रेज ने जो वहाँ पे वो किया था, अत्याचार किया था कि उन सबको घर में कन्फाइन कर दिया और उससे बहुत सारी डेथ हुई। तो उसका उसमें लिखा, तो वहाँ 2 चेकार ब्रदर्स थे, 2 भाई, उन्होंने उस अंग्रेज को मार दिया था गोली। और इसी चक्कर में सेडेशन जैसे देशद्रोह के मामले में इनको फंसा करके उसको 6 साल के बाद म्यांमार से आए। ये इस तरह से है। और गांधी जब यहाँ से गए थे, वहां से आए थे, तो 1893 में गए रेलवे स्टेशन पे, आपने सुना ही उनको, वहाँ टीटी ने धक्के मारा और सामान फेंक दिया। वहां से उनका रिफॉर्म शुरू हुआ, पूरा दिमाग जो है जैसे कहते हैं कि जागृति। गांधी तो वहाँ बैरिस्ट्री, वहाँ तो वकालत, तो उसका अपने क्लाइंट का काम करने गए थे, उसके लिए गए थे। तो 1894 में उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस, नाटाल वो जगह है जोहान्सबर्ग में, डरबन में, तो वहाँ गए वो। और 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस बना दी। अब आप समझिए गांधी की उम्र क्या थी, ये कोई बताता नहीं है। जो बोलता है गांधी गांधी गांधी, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। भाई उस किस उम्र में किया? 24 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में 1893 में गए वो, 69 में पैदा हुए। अब लगा लीजिए हिसाब कितना हुआ। और 1894 में ही, और वहाँ किससे सीखा? टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय से। ये चीजें कहाँ से आई उनके अंदर? घर में तो रामायण और ये चीजें पढ़ते थे, रामचरित, और इसके अलावा और गुजराती
संस्कृत आती नहीं थी। ब्लावर्स्की से मिले लंदन में, जब पढ़ रहे थे, बैरिस्ट्री कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा गीता आती है आपको? गीता नहीं आती। अल्कोट ब्रदर, अल्कोट कर्नल अल्कोट जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, उसकी थियोसॉफी सोसाइटी जो बनाई। तो गांधी जब वहाँ 1894 में फिनिक्स फार्म वहाँ के अंग्रेज से खरीदा उन्होंने 100 एकर्स। और ये प्रेरणा कहाँ से हुई? लियो टॉल्स्टॉय को उन्होंने वो जो पढ़ा है विजडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, वो किताब पढ़ी उन्होंने। फिर उसके बाद 1912 में उन्होंने 1912 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म उनको मिला था, डोनेट किया था वहाँ के एक पत्रकार ने और एक वकील ने, तो उसका नाम उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म रखा। मैं देख के आया था उस फार्म को, बहुत बड़ा। तो वहाँ उन्होंने सेटलमेंट कॉलोनी बनाई। वहाँ जो उनके वो थे सहयोगी थे, सबको कम्युनिटी लिविंग, स्वच्छता, साफ सफाई, खाना बनाना अपने आप, और सबको इक्वल सैलरी, सारा अरेंजमेंट गांधी ने किया अपने रिसोर्सेज से। आप समझिए कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, जो उनकी वकालत थी उसकी उन्होंने वहाँ ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ी और वहाँ की जागृति की। तो गांधी ने ऐसा वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया और एक एक्सपेरिमेंट किया, सत्याग्रह और ये चीजें दी। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हमेशा हर काल में हुए हैं। अब कुछ लोग रिकग्नाइज हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, और कुछ लोग एक जिसे कहते हैं कि फ्रॉडुलेंटली भी पैदा हो जाते हैं, जो अपना एक औरा बनाते हैं और ऐसे ग्रुप बना देते हैं। आजकल देख रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन हमें सत्य की खोज, गांधी ने कहा था सत्य की खोज, व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। सत्य की बात नहीं कि तुमने क्या खाना खाया, खाया तो अंडा था, कहेंगे नहीं मैंने तो अंडा नहीं खाया। तो इस सत्य से लेना देना नहीं, वो वाला सत्य जिससे समाज प्रभावित हो, उस सत्य की खोज। सत्य तो दिन हर समय सत्य और असत्य का तो द्वंद्व चलता ही रहता है। ये दृष्टि जो है असत्य बोलती है, देखा किसको है, किस रूप से देखा, कैसे देखा, तो एक्सप्रेस करती है। सबसे ज्यादा पापी तो यहाँ भी भगवान ने, इस नेत्र से तो सारा चीज है संसार में घटित हो रहा है। काम, क्रोध, वासनाएं सारी सब इसी से है। घृणा, प्रेम यही पैदा करने वाली है और यही एक्सप्रेस करती है। तो इसको कंट्रोल, संयम करने का विधि जो है वो गांधी ने सीखा गीता से। एक सूखा सा आदमी, आइंस्टाइन ने कहा ये आने वाली जनरेशन विश्वास नहीं करेंगे कि इस धरती पर एक हाड़ मांस का पुतला इस तरह से चला था। तो भगवानों की पूजा जिसने देखी नहीं ऐसी हुई होगी। तो गांधी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। अब 1914 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो गांधी वहां से लंदन से होते हुए जब आए, उस दिन वहां तो वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जब साउथ अफ्रीका में बोर्स वॉर हुआ था, बोर्स वॉर 2, साउथ अफ्रीकन वॉर, तो उसमें उन्होंने एम्बुलेंस यूनिट बनाई अपने उससे पैसों से। जो सैनिक घायल हो जाते हैं उनकी उपचार के लिए एम्बुलेंस यूनिट, ऐसी एम्बुलेंस यूनिट वहाँ लंदन में बनाई। वर्ल्ड वॉर चल रहा था। गांधी को हिंदुस्तान का कुछ पता नहीं था उसमें, यहाँ की डेमोग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में और यहाँ की कल्चर के बारे में कहाँ क्या है उसकी पता ही नहीं। लखनऊ अधिवेशन के बाद जब चंपारण गए, वो जो वहाँ के उसमें गए, तो चंपारण से वो मूवमेंट उनका शुरू हुआ। तो ये हर क्षेत्र में लोग आए हैं, साइंटिस्ट भी आए हैं, रिसर्चर भी आए हैं, टीचर्स भी आए हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो ये सब प्रकृति का एक नेचुरल जैसे स्वभाव है, ये दिया है। तो 42 जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, सारे दुनिया में उसके स्टेच्यू और उसके नाम से रोड ऐसी बना रखी किसी ने, क्यों बनाई होगी? और कैसे विद्वानों के बीच में, उस जमाने के विद्वानों ने उसकी मान्यता करी थी, और हम उसको पहचानते नहीं है। वो हमारी चीज, कहते ना घर का जोगी क्या होता है, वो घर की दाल क्या है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो गांधी ने जब ये
1942 7, 8, 9 अगस्त को ग्वालिया मैदान इन बॉम्बे। ग्वालिया का मतलब है ग्वालिया, ग्वालिया, गौ पालने वालों का, वहाँ गाय भैंसे पालने का कुछ वो था उस मैदान में, उसका नाम पड़ गया ग्वालिया मैदान। उसमें अधिवेशन था 7, 8 और 9 अगस्त को। जब इन्होंने अंग्रेज से कहा कि आज़ादी का टाइम हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वादा किया था, अब ये दूसरी आ गई है। अंग्रेज की हालत खराब थी, उन्होंने कहा हम अपने इंडियंस को नहीं भेजने देंगे यहाँ से। लेकिन गवर्नमेंट तो उन्हीं की थी, ले जाना तो उन्होंने था, लेकिन उन्होंने कहा हम अपने इंडियन वॉलंटियर्स को नहीं भेजने देंगे, आपकी जो आर्मी है उसको ले जाओ आप। तो 1.5 लाख लोग गए यहाँ से। तो अंग्रेज ने कहा भाई अभी हम विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बहुत नुकसान खर्चा निकल गया था और इसमें और बहुत खर्चा हो रहा था, क्योंकि वॉर मीन्स मनी, कोई भी झगड़ा होगा तो खर्चा होगा भाई, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने, गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। और जब वहाँ 7 तारीख को अगस्त को, तो वहाँ पे जैसा मधु जी ने बताया, यूसुफ मेहरवी उन्होंने बताया कि क्विट इंडिया का जो स्लोगन है, क्विट इंडिया, ये उन्होंने दिया। दुर्गावती का नाम भूल गया मैं, दुर्गा भाभी जिसे कहा, जो भगत सिंह और इनको वहां से, लाहौर से अपने वहां लाई बन के। 1999 में डेथ हुई इनकी यहाँ गाजियाबाद में, दुर्गा भाभी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने, महिलाओं का आप देखें तो कहाँ से कितना बड़ा योगदान है। मैं कहता हूँ आदमी के पास तो बहुत सारी चीजें होती है, उनके पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं, उसके बाद भी सबसे आगे रानी चेन्नम्मा ऑफ बेंगलोर, इसकी कर्नाटक प्रदेश की रानी चेन्नम्मा की मूर्ति 1905 में इन्होंने पार्लियामेंट में लगाई है। इन्होंने अंग्रेज के रानी चेन्नम्मा के जो हस्बैंड हैं वो मारे गए, उसमें उनको कैद करके धोखे से किया, वो मर गए जेल में। तो फिर उन्होंने अपने भतीजे को बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया राजा, भतीजे को बनाया। भतीजा ही मर गया मेरा, बीमारी से जल्दी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा मैं खुद ही बनती हूँ। फिर अंग्रेज ने एक लॉ पास किया सक्सेशन वाला, कि ये राजाओं के ऊपर जो उनका वो नहीं होगा, जिसका आगे वो नहीं होगा, वो राजा नहीं बन सकता, वंश, मतलब वो लेडी विल नॉट बी द क्वीन। चेन्नम्मा ने बना और शी वॉज ए वॉरियर, और अंग्रेज के उसने वो 2 जनरल मारे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने धोखे से पकड़ के, फिर वो क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति थी, तो वहाँ के हिंदुस्तानी राजा ही उसके पीछे लग गए, इसको हम ही छीन लें। वहाँ से वो निजाम से लेकर के कहाँ साउथ के। तो इस तरह से ये कथा चलती रही है। और हमारा जो मूवमेंट है 9 अगस्त का, और जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम मैं ले पाया इसमें। उधम सिंह जैसे हमारा जिलाई नाम उधम सिंह नगर है, क्योंकि पंजाब से जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ उनको सेटल कराया गया था। दैट इज ए मिनी पंजाब ऑफ देश। उधम सिंह ने वहाँ मारा उसको, अंग्रेज को। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपनी एज और उम्र की। और ऐसे एक शेर मुझे याद आया, किसी ने वो कहा था, इन खंडहरों में है कुछ दिए टूटे हुए, इन खंडहरों में है अभी कुछ दिए टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी अंधेरी है रात। तो इन शब्दों के साथ मैं सोच रहा हूँ कि अब रुक जाओ, काफी कुछ कहा जा सकता है। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना टॉलरेट किया सुनने में। आई डोंट नो कि इसमें रुचिपूर्ण तथ्य थे या नहीं थे, लेकिन कुछ न कुछ आपके पास आया होगा जो मैंने देखा है, सोचा है, जो पढ़ा है। तो मैंने कहा इसको बांटने से बढ़ता है, फिर आप आगे इसको बढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कुछ प्रेरणा आगे बढ़ेगी। आपका बहुत धन्यवाद। और मुझे
डॉक्टर उज्ज्वला जी का बहुत धन्यवाद। मधु जी के बारे में तो मैंने पूरा बताया नहीं। इनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ उन्नाव जेल में रहे, चाचा जी भी। और जो इनकी पत्रिका है दिग्विजय, ये उन्हीं की बनाई हुई है। उस समय वो पैरों से चलने वाली प्रेस थी। बताते हैं इनका पैर पड़ गया, उनका पैर टूट गया, अंगूठा कट गया, छोटी सी थी। और उनके बाद फिर किस हालात में वो जिए हैं और इतना स्ट्रगल किया है। तो जो शास्त्री जी और उनके साथ रहा हो, उन्होंने कभी कोई इच्छा नहीं करी। कैसे तृप्त लोग थे, तृप्त भरे हुए, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने पिताजी को इस रूप में देखा अपने आप। कहे कि कुछ आपकी सेवा बताइए तो सब आनंद है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि घर में तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कहे आनंद है। ये हमारा दृष्टिकोण है। आनंद की अनुभूति होने के बाद भी नहीं होती है और ना होने पर भी होती है, वो अलग ही चीज है? उसका सुख दुख और ये सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं। आनंद तो कहीं भी होता है। वो सड़क चलते हम ढोलक जो आया था, जो निजामुद्दीन औलिया की सुनते हैं कि वो ढोलक बजा के जा रहे थे, वो राजा लूट करके दिल्ली को जा रहा है, अभी तो लूट के आए हम, ये तो डांस करते हुए जा रहे हैं। तो रसखान पैदा हुए उससे। रसखान हो जो वॉरियर, वो जो गए कहाँ जा रहे हैं, उसने का रूप बदल के राजा का छोड़ करके कहने का देख क्या था। वृंदावन पहुंच गया तो वहाँ रात हो गई। वो लोग अपना ढोलक बजाते रहे। ये उसने कहा ये तो बिहारी जी के मंदिर में। तो कहते हैं कि उनको कहने लगे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा तो कहने यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। उसने कहा भैया मैं तो बड़ी उससे आया हूँ, मेरी वो हो गई है क्यूरियोसिटी की है क्या चीज इन लोगों के अंदर है क्या, जिनका घर लुट गया है वो आदमी डांस करते हुए जा रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं रात को जब वो वहाँ रहे तो बिहारी जी का जो द्वार था वो अपने आप खुल गया और रसखान उस मंदिर में गए। और आज भी उनका परिवार ही उस द्वार को खोलता है, ये वहाँ की वो है। उसके बाद रसखान उसके कृष्ण भगवान की रवि उसके वो कवि बने। हिंदी छोरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, शेष गणेश दिनेश सबे जिनकी गाथा गावे। हिंदी छोरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वहाँ राजा वो जो जिसका वो मंत्री थे उसने कहा अरे राजा जी बुला रहे हैं आपको। उसने कौन सा राजा, मुझे तो राजा मिल चुके हैं ऑलरेडी, इनसे बड़ा राजा कौन है। तो ये भी परंपरा हमारी उसकी है विश्वास की। तो ये मैंने उससे अलग एक इसमें दे दिया आपकी रुचि के लिए। भारत छोड़ के अब तो हो गया, ग्वालिया मैदान था। उसके बाद फिर हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1945 में और वही हुआ जो बाल गंगाधर तिलक जी ने दरखास्त किया था कि लेबर पार्टी से अपना दोस्ती रखो। तो इन सब लोगों के वो वहाँ संपर्क थे, विशेष करके जो प्रोमिनेंट कांग्रेस कमेटी के वो थे। सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा, वो भी थे वहीं अहमदनगर जेल में रहे। और सरदार पटेल जी को कांग्रेस में लाने वाले कौन थे, गांधी लेके आए। सरदार पटेल तो अंग्रेज की तरह रहते थे, जो बैरिस्ट्री करके आए थे वो भी इंग्लैंड से, सब लोग बैरिस्ट्री करके आए। तो वो भी सब उसी जेल में रहे। और नेहरू जी से 15 साल बड़े थे वो। उनका 1875 में मतलब जन्म था और नेहरू जी 1889 में पैदा हुए थे और 1876 में जिन्ना पैदा हुए थे। और जिन्ना जी तो 1 साल में ही चले गए अपने वहाँ 6 महीने में पाकिस्तान। गांधी की ये कल्पना थी कि उन्होंने पूरा संसार देखा था, दिव्य दृष्टि थी कि मैं यंग ऐसा चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो चला सके। तो विवेकानंद ने तो ये कहा था कि जो नहीं मानता, गांधी ने भी कहा था जो धर्म में जिस धर्म का जो वो है मानने वाला, अगर वो उस धार्मिक उनकी आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं मानता वो धर्म का ही। तो अगर हम अपने आप को हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन कहते हैं, अगर उस धर्म में दिए गए हम चीजों को नहीं मान रहे हैं तो फिर हम उस धर्म के हैं कहाँ? हम तो अगेंस्ट हो गए ना। हम तो एक तो कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम और पता लगा चाचा और पिताजी में तलवार खींची हुई है और कह रहे हैं जी वसुधैव कुटुंबकम है।
ये तो कंट्राडिक्टरी घर के अंदर ही हो रहा है ना, या तो ये शब्द ना कहें। तो ये मान्यताएं आवश्यक है और हम आर्टिफिशियल लाइफ को छोड़ करके एक स्वच्छंद निर्भीकता पूर्वक ऐसे वातावरण में रहे जिसमें धर्म और ये चीजों का कवर ना हो। आर्टिफिशियल मैं कहूंगा, एक गाना है ना उसका चित्रलेखा का, वो संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। क्या ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? धर्मों पर रीत की मोहरें हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? हर युगों में बदलते रहे, कुछ और पहले वो था, फिर बदल गया, कुछ और हो गया और नई चीजें पैदा हो गई। तो इस तरह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, तो उसका अंतिम अध्याय भारत छोड़ो आंदोलन, और हम कहेंगे कि प्रारंभ भी और अंतिम भी, जैसे कहते हैं कि मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट का आखिरी पड़ाव जो था वो 9 अगस्त को हुआ, जहाँ से हमने रोशनी आनी शुरू हुई और अल्टीमेटली 1945 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी। गांधी ने अपना जो नॉन वायलेंस का अस्त्र और सत्याग्रह का और सिविल डिसोबीडियंस का उन्होंने जो चलाया वो सफल हुआ और दुनिया ने एक नया रास्ता गांधी के रूप में देखा। उन्होंने कहा युद्ध से तो कोई चीज का समस्या होना, आखिर में तो बात ही होनी है। युद्ध करने के बाद भी बात से ही सुलह होनी है, तो क्यों ना बात से ही किया जाए, और वो भी अहिंसात्मक, विदाउट हार्मिंग, ताकि कभी हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाए, तो कहीं कोई दर्द ना हो कि हम दुश्मन थे। तो गांधी ने एक दुनिया को नया रास्ता दिया, तो उन्होंने हमारी मशाल को आगे ही रखा है, दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो रास्ता दिखाने वाले बहुत कम है संसार में, और हिंदुस्तान के लोगों को बहुत वो है, विश्वास है, और हमारा योग दर्शन ही आज सारी दुनिया में चल रहा है। तो इसलिए आज़ादी की इस जश्न को हम आगे बनाए रखें, कायम रखें, और अपने घर परिवार में भी आज़ादी से रहें। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम मिसयूज ऑफ आज़ादी हो। आज़ादी का मतलब है संयम पूर्वक आज़ाद विचार हो, आज़ाद एक दूसरे का विचार का सम्मान हो। अगर कहीं कोई विचार नहीं मिल रहे हैं तो उसको डिस्कशन से हम हल कर रहे हैं, सहमति कर रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है तो हेटेल कर रहे हैं, और किसी स्थान पे आ जाए, न कि हम तकरार में ही रहें और ईगो रखें। मैं भी बड़ा अपनी पत्नी के साथ बहुत ईगोइस्ट रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान हुआ है तो थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ। गांधी ने भी यही किया था। गांधी बहुत ही क्रूर थे अपने कस्तूरबा जी के साथ, परिवार के प्रति उनका कोई ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन बाद में वही कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि माँ के समान इन्होंने मुझे रखा है, मैंने कितना तो व्याह किया है, लेकिन उन्होंने कभी उसका ना तो प्रतिशोध तो छोड़ो, कभी उसका विरोध भी नहीं किया। ये महिला शक्ति के अंदर भगवान ने इनहेरेंट शक्ति दे रखी है, टॉलरेंस की। हम तो अभी ऐसी फैमिलीज में हैं जहाँ कुछ ज्ञान है, ऐसी जो लोअर फैमिलीज हैं जो बेचारे वो हैं, जहाँ वो डंडे से मारता है और उसको कितना प्रताड़ित करता है, वहाँ भी वो उसको घर को बनाने के लिए कोशिश में रहती है अंतिम क्षण तक। तो आपका आगमन जो है हमारे लिए एक और प्रेरणा का है 9 अगस्त के दिन में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। Thank you, sir, for this wonderful speech. Your words were very inspiring and thoughtful. अब मैं हमारे स्कूल की अध्यापिका मधु मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। धन्यवाद मिलन मैम, माननीय श्रीमती उज्ज्वला तिवारी जी, माननीय श्रीमती मधु श्रीवास्तव जी, माननीय श्री एस.टी. शर्मा जी, और सभा में उपस्थित आदरणीय गणों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज
भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर आकर अपना बहुमूल्य समय देकर और अपने विचारों से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देकर आज की सभा को यादगार बना दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।